नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली ख्याति प्राप्त कथाकार मीनाधर पाठक जी की कहानी पानी की लकीर। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी हूँ। तड़तड़ की ध्वनि से आंख खुलते ही मेरे मन में विचलन पैदा हो गई है। मैं दरवाजे की तरफ देखती हूँ। लोहे के कपाट से सरक कर बूंद बूंद पानी मेरे कमरे के भीतर टपकने लगा है। मैं झट से उठकर दरवाज़ा खोलती हूँ और गमलों के पास रखी बाल्टी लाकर गिरते धार के नीचे रख देती हूँ। तनिक चूक जाऊं तो ये पानी कमरे में भर जाता है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस गिरते पानी का कोई उपाय करो, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। आए दिन पानी का गिरना क्या अच्छा होता है। तीसरी बार पानी का लेवल डाउन होने पर घर की बोरिंग का पाइप बढ़वाया गया है। प्लम्बर ने कह भी दिया है कि अब पाइप नहीं बढ़ पाएगा, पानी किफ़ायत से खर्च कीजिए। फिर भी मोटर चलाकर छोड़ दिया जाता है कि बहे, कुआं तो हमने ही खुदवाया है। फिर जितना मन हो पानी बहाएं, कौन रोकेगा। और मेरी परवाह भी किसको है। ऊपर पानी गिरने से छत का प्लास्टर फूलकर कमरे में गिरने को है। किसी को लगता है कि ये प्लास्टर किसी दिन मेरे सिर पर भी गिर सकता है। मेरे बारे में न सही, ये लोग बिजली पानी के बारे में ही सोच लें, वही बहुत है। अपने भीतर विचारों का बवंडर लिए मैं सीढ़ियां उतर जाती हूँ। नीचे पहुंचकर देखती हूँ तो महोदय पूजा कर रहे हैं। अन्वी शायद रसोई में है। मोटर चलाकर आरती गाई जा रही है। भुनभुनाते हुए मैं मोटर बंद करती हूँ और गुस्से से भरी ऊपर आ जाती हूँ। देखती हूँ कि बाल्टी भर गई है और अब फिर से पानी के छींटे दरवाजे को भिगो रहे हैं। मैं कमरे में आकर कपाट लगा देती हूँ। अपना ध्यान पानी से हटाने के लिए मैं अलमारी की ओर देखती हूँ। किताबों पर धूल की महीन चादर सी बिछ गई है। मन का मौसम बदलने के लिए मैं झट से कांच सरकाकर सारी किताबें बाहर कर लेती हूँ और अलमारी साफ करके किताबें पोंछ पोंछ कर लगाने लगती हूँ। बीच बीच में पन्ने उलट पलट कर देखती भी जा रही हूँ। नीचे से अन्वी बार बार आवाज दे रही है, देर होने की शिकायत कर रही है, पर मैं चुपचाप अपने काम में लगी रहती हूँ। कुछ देर के श्रम में ही अलमारी निखर उठी है। मैं मंत्रमुग्ध खड़ी पुस्तकें निहार रही हूँ। इसमें से लगभग सारी पढ़ चुकी हूँ। हाँ, कुछ हैं जिन्हें नहीं पढ़ पाई हूँ। शीघ्र ही पढ़ूंगी। सोच ही रही हूँ कि फिर से अन्वी की पुकार आ गई है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। छत पर फैला पानी देखकर एक लंबी सांस भरते हुए मैं कूड़ा समेटकर डस्टबिन में डाल देती हूँ और फर्श पर पानी साफ कर नजर भर कमरे को देखती हूँ। क्रोध से उपजी ऊर्जा के सदुपयोग ने मन को सुकून से भर दिया है। अब मैं सीढ़ियां उतर जाती हूँ। पापा गए? स्नान ध्यान के बाद बैठक में आते हुए मैं अन्वी से पूछती हूँ और सोफे पर बैठते हुए टेबल पर रखा रिमोट उठा टीवी ऑन कर देती हूँ। समय देखा है आपने? 10:30 बज रहे हैं। मेरे सामने नाश्ता रखते हुए अन्वी टन्न से बोलती है। काम में लगे हुए समय का पता ही नहीं चला। कहते हुए मैं पोहे की प्लेट उठाकर खाते हुए टीवी देखने लगती हूँ। गाइड फिल्म आ रही है। इस फिल्म के गीत मन मोहते हैं। सोचते हुए जैसे ही चाय की प्याली उठाती हूँ कि सामने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती अन्वी दिख जाती है। अभी कुछ देर पहले सुकून से भरा मेरा मन फिर से विचलित हो उठता है। अन्वी बेटा, बहुत पानी पीती है ये तेरी मशीन। मन का उद्वेग होठों पर स्वतः ही आ जाता है। मम्मी जी, एक ही बात कितनी बार कहेंगी आप? अब तो चादरें और पर्दे धोने के लिए ही मशीन लगाती हूँ। बाकी के कपड़े तो हाथ से ही धोती हूँ। कुटनी से कूट कूट कर चादरें धोऊं, इतना समय नहीं रहता है मेरे पास। पानी की टोटी खोलकर टाइम सेट करती हुई अन्वी दो टूक जवाब देती है। देख अन्वी, मेरी बात तुझे बहुत बुरी लगती है, जानती हूँ, पर तू क्या जाने कि हमारे समय में घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता था। तनिक व्यर्थ पानी गिर जाए तो सासू माँ 100 बातें सुनाती थी, जबकि उस समय पानी की इतनी तंगी न थी। हमारे गांव में कुएं, ताल, नहर, नदियां सब पानी से लबालब भरे रहते थे।
राहगीरों के लिए हर कुआं और हैंडपंप में पानी होता था। वे रुकते, हाथ मुंह धोते, अपने अंगोछे में गठियाया सत्तू सान कर खाते, कुछ देर वहीं किसी वृक्ष तले आराम करते और फिर तरोताजा होकर चल पड़ते। और तेरा समय आते आते नदियां सिमट गईं, वृक्ष उतने रहे नहीं, नल तथा कुएं सूख गए, पानी बोतलों में बिकने लगा है। अब जरा तू ही सोच कि यही हालात रहे तो आने वाले समय में कितना पानी बचेगा। ईश्वर ना करे, पर हमारी अगली पीढ़ी को तो अपने ऊपर पानी के कुछ छींटे डालकर ही नहा लेने का संतोष करना पड़ेगा। और कौन जाने कि उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी के कैप्सूल ही ना लेने पड़े। ये बाजार तो अवसर की ताक में रहता है। अन्वी के मुंह तोड़ जवाब की वेदना भीतर छुपाए जल से समृद्ध अपने अतीत और उसके भविष्य का संभावित दृश्य उसके सामने रखते हुए मेरा कंठ जैसे अवरुद्ध हो गया है। पानी का कैप्सूल? शुभ शुभ बोलिए मम्मी जी, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं। और अपने समय से बाहर निकलिए, ये समय आपका नहीं है। हाँ, उस समय ज्यादातर स्त्रियां घर में ही रहती थीं, इसलिए सारे काम हाथ से किया करती थीं। पर अब ये संभव नहीं है। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि व्यर्थ पानी ना गिरे, पर थूक से आटा तो नहीं मार सकती ना। सुबह की बीपी वाली दवा ली आपने? अपनी सारी भड़ास निकालकर पूछ लिया अन्वी ने। मैं उसका मुंह देखने लगी हूँ। आपको दुनिया भर की चिंता रहती है, सिवाय अपने। मुझे भी स्कूल जाना होता है, एक संडे का दिन मिलता है, उसमें भी 100 काम, ऊपर से आपका पानी भी न गिरे। कहती हुई गुस्से से पैर पटकती अन्वी मेरे पास से चली गई है। मैं समझ गई हूं कि वह नाराज हो गई है। मुझे उससे यूं टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। सच ही तो कहा है उसने। ये बदहवास भागता दौड़ता संवेदनहीन मशीनी समय मेरा नहीं है। सोचते हुए चुपचाप मैं टीवी देखने लगती हूँ, पर मेरे भीतर कुछ दुख सा रहा है। तभी अन्वी दवाइयों वाला बॉक्स मेरे सामने रख गई है। मैं सुबह वाली दवा निकालकर चुपचाप खा लेती हूँ और मुर्गे की तरह गर्दन उठाकर चलचित्र देखने लगती हूँ, जो लगभग समाप्ति की ओर है। धरती सूखकर चटक गई है। पशु पक्षी मनुष्य सब विकल हैं। चारों तरफ से लोग मंदिर में वर्षा के लिए उपवास पर बैठे स्वामी जी के दर्शनों के लिए चले जा रहे हैं। फिल्म के इस दृश्य में मैं लगभग डूब चुकी हूँ कि तभी मेन गेट का कुंडा मेरे दिमाग पर हथौड़े सा बजा है। भन्नाई से उठकर मैं चली ही हूँ कि अन्वी धड़धड़ाती मेरे पास से निकल गई है। जिस तेजी से गेट का कुंडा बजा है, उसी तेजी से खुला भी है। मेरा गुस्सा निर्जीव चीजों पर ही उतारती है ये लड़की। जो जी में आए करे, अब कुछ नहीं बोलूंगी। सोचते हुए मैं बैठी ही हूं कि सहायिका कमली ने कमरे में कदम रख दिया है। अच्छा, तो अब आई है महारानी। रात के बर्तन सुबह 10 बजे धुलते हैं, पर मुझे क्या। अपना सिर झटक कर मैं फिर से टीवी की स्क्रीन पर आंखें गड़ा देती हूँ। वहीदा रहमान अपने भारी गहने उतारते हुए भीड़ का हिस्सा बनते दिख रही है, पर रसोई से आती खटर पटर की आवाजें अब फिल्म से जुड़ने नहीं देती। कितना शोर मचा रखा है कमली, पटक पटक कर सारे बर्तन पिचका दिए हैं तूने। मैं तनिक जोर से बोलती हूँ। अरे आंटी जी, आके देखो तो, बर्तनों का ढेर लगा है। अब इतने सारे बर्तन हैं तो मांजने धोने से खड़कने की आवाज भी आएगी ना। उधर से कमली भी रूखी आवाज में बोलती है। अब तू ज्यादा ज्ञान मत दे और टोंटी जरा धीमी कर ले। पर मेरे बोलने का उस पर तनिक भी असर नहीं हुआ है। इसे भी अन्वी ने सिर चढ़ा रखा है। जब तक यहां बैठी रहूंगी, देख सुनकर मेरा जी जलता रहेगा। सोचकर गुस्से से मैं टीवी की ओर देखती हूँ। भीगी आंखें और सूखे चेहरे लिए लोग हे राम का भजन कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरसते उन दीन चेहरों को देखकर मेरा क्रोध तरल होकर आंखों में उतर आया है। अचानक फोन की घंटी से फिल्म देखने में खलल की झुंझलाहट भीतर दबाए मैं मोबाइल उठा लेती हूँ। पड़ोस वाली मिसेस वर्मा का फोन है। जी, कैसी हैं आप? आंचल के कोर से आंखें पोंछती हुई मैं उनके बोलने से पहले ही बोल देती हूँ। ठीक हूँ जी,
एक काम था आपसे, मना मत कीजिएगा। जी बताइए ना। मेरी पुरानी बोरिंग बैठ गई, नई बोरिंग हो रही है। आपसे पानी चाहिए था। सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई है। नई बोरिंग यानी कि 350 फुट गहरी। हम जब यहाँ रहने आए थे तब 30 फुट पर चापाकल से कितना मीठा पानी आता था। कुछ वर्ष बाद आबादी बढ़ने पर 180 फुट पर बोरिंग होने लगी थी और अब सीधे 350 फुट। हे भगवान, कितनी तीव्रता से पानी नीचे की ओर भाग रहा है। क्या करूं, पानी दूं ना दूं? मेरे यहां भी क्या कम पानी का खर्च है? कहीं मेरी बोरिंग भी। राम राम राम, ये क्या सोचने लगी मैं। पर पानी तो बहुत लगेगा, ऊपर से बिजली खर्च। क्या सोचने लगी जी? मेरी तरफ से उत्तर न पाकर उधर से मिसेस वर्मा की आवाज आती है। देखिए, मेरे पास रबर पाइप नहीं है। मैं बचकाना सा बहाना बनाती हूँ। जी उसकी चिंता ना करें आप। अब कैसे मना करूं? सोचते हुए फोन काटकर मैं अनवी को पुकारती हूँ। जी मम्मी जी, बगल वाली वर्मा आंटी के घर बोरिंग हो रही है। वे पानी मांग रही हैं। हाँ कर दिया आपने? कहते हुए अनवी की आंखें बड़ी हो गई हैं। पानी के लिए कैसे मना करूं? अब आपका पानी खर्च नहीं होगा। आंखें नचाती कटाक्ष करती है अनवी। तभी गेट खटक गया है। जाकर कुंडा खोलती हूँ तो सामने पाइप का भारी लच्छा लिए मिसेस वर्मा का छोटा बेटा शिरीष खड़ा है। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया है। अपने होठों पर जबरियन मुस्कान लाते हुए मैं उसका अभिवादन स्वीकारती हूँ और मन मारकर मोटर ऑन कर देती हूँ। वह पाइप डायरेक्ट सप्लाई वाली टोटी में फिट कर नल खोल देता है। शिरीष के जाते ही मैं कमरे में आकर फिर से टीवी की ओर देखती हूँ। फिल्म समाप्त हो गई है। मैं रिमोट उठाकर ऑफ का बटन दबा देती हूँ। पड़ोस में बोरिंग हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं। तब से लगातार मोटर चल रही है। बालू से नाली चौक हो गई है और अब पानी सड़क पर फैल रहा है। अपनी छत की मुंडेर पर खड़ी मैं उधर ही देख रही हूँ कि तभी मुझे शिरीष दिख गया है। शिरीष बेटा, पानी साफ नहीं हुआ अभी तक? नहीं आंटी जी, आज भर और चलेगा, तब जाकर कहीं पानी साफ होगा। हे भगवान, पानी भी पानी से ही साफ होता है। सोचते हुए मैं मुंडेर से हटकर अपने कमरे के दरवाजे के पास से भरी बाल्टी उठाकर गमलों में पानी देने लगती हूँ। दिन भर के मुरझाए पौधों पर जान आ गई है। चिड़ियों के बर्तन में पानी पड़ते ही न जाने कहां से पखेरु छत पर उतर आए हैं। उन्हें देखकर मेरा मन आह्लादित हो उठा है। न जाने इस मन का कौन सा गणित है जो इन अबोलों को पानी देकर स्वर्गिक आनंद से भर उठता है और व्यर्थ गिरता पानी मन को कचोटता है। जो भी हो, पर यह बात तो तय है कि पानी से हमारे मन का कोई बहुत गहरा नाता है। तभी मोबाइल की घंटी ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया है। धन्यवाद कहने के लिए मिसेस वर्मा का फोन था। ये शब्द भी कितना जादुई है, सुनते ही मन पर चमत्कारी प्रभाव डालता है। मोबाइल एक ओर रखकर मैं बाकी के गमलों में पानी देने लगती हूँ कि अचानक तड़तड़ की आवाज से चौंक जाती हूँ। घूमकर देखती हूँ तो ऊपर टंकी से पानी गिर रहा है। मैं बेबस खड़ी हूँ। पानी अपना रास्ता बनाते हुए तेजी से नाली की ओर बहता जा रहा है कि तभी अचानक मुझे आभास होता है जैसे बहते पानी ने निमिष मात्र को घूमकर मेरी ओर देखा है। नाली में जा मिलने की पीड़ा उसकी गीली आंखों से छलक रही है और तभी जैसे उसके तरल होंठ हिले हैं। उस सड़ांध में मेरा दम घुट जाएगा। रोक लो मुझे। मैं झट से खाली बाल्टी उठाती हूँ और भागकर ऊपर से गिरते धार के नीचे रख देती हूँ कि तभी धड़ाम की आवाज होती है। मैं चौंक कर कई कदम पीछे हट जाती हूँ। मेरे कमरे की छत का फूला प्लास्टर गिर गया है। बिखरा मलबा कातर दृष्टि से उस छत को देख रहा है जिसका अभी कुछ क्षण पहले ही वह हिस्सा हुआ करता था। उन टूटे बिखरे टुकड़ों को देखकर न जाने क्यों मेरी आंखों ने भी 2 आंसू छलका दिए हैं।
जो गालों पर लुढ़कते हुए गले के पसीने से जा मिले हैं। चेहरे पर आंसुओं द्वारा खींच दी गई लकीर को पोंछते हुए मैं थके कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ चली हूँ। पानी आंखों का हो या पाताल का, व्यर्थ जाया नहीं होना चाहिए। बचपन में नानी के मुंह से सुनी बात मेरे कानों में गूंज उठी है और मेरे चेहरे पर खिंचती पानी की लकीर और भी गाढ़ी हो गई है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।